जी हमारे नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 4 का। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है पैरेलल फोर्सेस या लाइंस। ऑल फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। वो तमाम फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों वो पैरेलल कहलाती हैं। पैरेलल फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती। यानी पैरेलल फोर्सेस की पहचान ही यही है कि वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जैसे कि रेलवे की दो पटरियां, तो वो एक दूसरे के साथ चलती रहती हैं लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो वो आपस में पैरेलल नहीं कहलाएंगी। जैसे ये देखें, अगर हम ये दो फोर्स लाइन लगाते हैं तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर कहीं पर भी जाके वो फोर्स एक दूसरे को कट कर दें या दो लाइंस एक दूसरे को कट कर दें तो ये पैरेलल नहीं होंगे। तो ये पैरेलल फोर्सेस नहीं है और ये पैरेलल हैं। जैसे रेलवे की दो पटरियां या सड़क के दो किनारे। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सच फोर्सेज में भी डिफरेंट। फोर्स को अप्लाई करने का जो पॉइंट है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर दी और एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दी, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज डिफरेंट हो गया। पैरेलल फोर्सेस की दो टाइप्स हैं जी, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक का मतलब होता है एक जैसा या सेम, अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट या ऑपोजिट। तो इफ़ द पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर पैरेलल भी फोर्सेस हैं और वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो उन्हें हम कहते हैं पैरेलल, लाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसा कि यहाँ पर दो फोर्सेस आपको दिखाई गई हैं, पी और क्यू, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं भी हैं और एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इसको लाइक पैरेलल कहा जाएगा। जैसे कि हम किसी गाड़ी को धक्का लगा रहे हो तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हम दो तीन बंदे एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हो तो वो सारी की सारी लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है जी, इफ़ द पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, अगर पैरेलल फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो हम उन्हें अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर पी और क्यू एक दूसरे के ऑपोजिट है। यानी एक ही गाड़ी को अगर दो बंदे आगे से और दो बंदे पीछे से धक्का लगा रहे हैं तो वो पैरेलल तो होंगी फोर्सेस लेकिन वो अनलाइक पैरेलल होंगी, क्योंकि उन दोनों चारों बंदों की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। नेक्स्ट है जी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का गर्दिशी असर, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें छोटी डेफिनेशंस को समझते हैं जो कि रिजिड बॉडी से स्टार्ट हो रही हैं। तो रिजिड बॉडी क्या है जी, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ द बॉडी रिमेन द सेम, अगर फासला बिटवीन टू बॉडी, दो पॉइंट्स के दरमियान किसी भी बॉडी का, किसी भी जिस्म का, रिमेन द सेम, एक जैसा रहता है, तो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्सेस के ज़रिए असर, यानी आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाई और फोर्स की वजह से उस बॉडी के कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान फासला नहीं बदला, वही फासला रहा, तो हम उस बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। जैसा कि स्नोकर बॉल होता है, तो स्नोकर बॉल पे गौर करें तो अगर उस पर आप अपने हाथों से फोर्स लगाते हैं तो हाथों से फोर्स लगाने से उस स्नोकर बॉल की शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसके बॉडी के जो पॉइंट्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे उनके दरमियान फासला चेंज नहीं होगा, इसलिए हम उसे एक रिजिड बॉडी कहेंगे। नेक्स्ट है जी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ड्यूरिंग रोटेशन, जब किसी बॉडी को आप रोटेट कर रहे हो तो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी, उस बॉडी के तमाम जो पार्टिकल होंगे वो रोटेट करेंगे अलोंग अ फिक्स सर्कल, अपने अपने सर्कल में वो पार्टिकल, बॉडी के पार्टिकल मूव करेंगे। हर किसी का अपना फिक्स सर्कल होगा। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, अगर हम एक सीधी लाइन गुजारें जो कहाँ से गुजरे, सेंटर ऑफ दी सर्कल्स, हर पार्टिकल के सर्कल के सेंटर से लाइन वो गुजरे, तो हम उस लाइन को कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखें ये एक रिजिड बॉडी आपको दिखाई गई है, तो यहाँ पर दो पार्टिकल्स मैंने चूज किए, एक पार्टिकल ए और एक पार्टिकल बी। तो ये ए पार्टिकल का सर्कल भी आपको दिखाया गया है और एक बी पार्टिकल का सर्कल भी दिखाया गया है, लेकिन ए और बी दोनों पार्टिकल के सर्कल का सेंटर एक ही होगा, जो कि एक जी हमने लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो गुजार दी उस बॉडी के सेंटर से, यानी उस बॉडी के तमाम बॉडीज के तमाम बॉडी के जो पार्टिकल है उनके सर्कल के सेंटर से जो लाइन गुजारी जाएगी उस लाइन को कहा जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी द स्ट्रेट लाइन, वो सीधी लाइन जो ज्वाइन करेगी किसको, सेंटर ऑफ दी सर्कल्स, उन तमाम सर्कल्स के सेंटर को, उस लाइन को कहा जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है जी, द लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट, वो लाइन जिसमें कोई भी फोर्स एक्ट करती है, कोई फोर्स एक्ट करती है, उस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे यहाँ पर दो फोर्सेज आपको दिखाई गई हैं, एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है। तो ये इसका पॉइंट ऑफ
एक्शन होगा, ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कह लें होगा। तो ये दोनों फोर्सेस आपको दिखाई गई हैं, तो ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। इस फोर्स को आप ऊपर की तरफ भी बढ़ा दें, नीचे से भी बढ़ा दें, तो ये पूरी की जो पूरी लाइन है जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ये हमने शो की है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ये इससे आगे भी आप इसको शो कर सकते हैं, आगे इस तरफ और दोनों तरफ। तो ये पूरी जो लाइन होगी ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा, क्योंकि इसी लाइन में फोर्स अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर एक और फोर्स F2 आपको दिखाई गई है, तो ये उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, एक लाइन होती है जिसमें कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो फोर्स एक ही लाइन में एक्ट कर रही होती है जहां पर आप फोर्स को अप्लाई करेंगे। मोमेंट आर्म क्या होता है जी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक अमूदी फासला होता है किस किस के दरमियान, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, दो चीज़ों के दरमियान जो फासला होगा। दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हम पढ़ चुके हैं और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी हम पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों को पहचानना हमारे लिए बड़ा आसान है, ये हम एक रेंज की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक रेंज है जी, इस रेंज को आप पकड़ के या तो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, नीचे की तरफ अगर आप नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। और ये एक आपका नट है, तो नेट का जो सेंटर है ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान ये जो बुली लाइन में आपको एक फासला शो किया गया है, इसे हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। इसी मोमेंट आर्म को हम एक और एग्जांपल से, एक और डायग्राम से देखते हैं, और इसे मोमेंट आर्म को एल से भी जाहिर किया जाता है। तो ये एक रेंज है जी, यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। ये रेंज का सेंटर है तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, और इन दोनों के दरमियान ये जो फासला था ये आपका हो गया मोमेंट आर्म। तो परपेंडिकुलर ये किस तरह है, तो ज़रा देखें, यहाँ पर भी आपका 90 का एंगल बन रहा है इस वजह से, और यहाँ पर भी आपका 90 का एंगल बन रहा है। इस 90 के एंगल की वजह से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर होगा, और इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है मोमेंट आर्म। टार्क क्या है जी, या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है जी, दरअसल मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसका दूसरा नाम टार्क भी है, ये प्रोडक्ट आपने लेनी होती है, यानी आपने मल्टीप्लाई करना होता है किस किस को, अप्लाई की गई फोर्स, यानी वो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा, और दूसरा मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म और फोर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बॉडी पर अप्लाई करने वाला टार्क मालूम कर सकते हैं। और टार्क एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को घुमा देती है, यानी कि हर फोर्स टार्क नहीं है। यानी आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं तो वो फोर्स एक टार्क नहीं है, अगर गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अगर किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाई और वो वहीं पर बॉडी रोटेट कर गई तो वो एक अप्लाई की गई जो फोर्स होगी वो टार्क होगी। तो टार्क को एक साइन सिंबल से जाहिर किया जाता है जिसे टा बोलते हैं। टा इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एल, एफ मीन फोर्स, एल मीन मोमेंट आर्म। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आपको बॉडी पर अप्लाई किया जाने वाला टार्क मिल जाएगा। और टार्क का यूनिट क्या है जी, न्यूटन मीटर। एफ का यूनिट एन और एल का यूनिट एम, तो ये इनका यूनिट बन गया न्यूटन मीटर। अब टार्क कहाँ कहाँ पर आप अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, वो आपको एग्जाम्पलों से वाज़ेह हो जाएगा। ओपनिंग अ डोर, जब आप डोर को ओपन करते हैं तो डोर भी अपने डोर का दरवाजे का खुलना भी टार्क है। रोटेटिंग अ स्टीयरिंग ऑफ व्हील, आप जब गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग घुमाते हैं तो वो भी टार्क की वजह से ही है। टाइटन अ बोल्ट विद द रेंच, आप रेंच की मदद से कोई नट को कसते हैं या ओपन करते हैं तो वो भी एक टार्क आप अप्लाई कर रहे हैं। बोतल का कैप जब आप टाइट कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, तो वो भी आप टार्क अप्लाई कर रहे हैं। तो हर वो फोर्स टार्क होती है जो बॉडी को घुमा देती है, बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती है। टार्क दो तरह का होता है जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टार्क। अगर तो एक बॉडी को पर आपने फोर्स लगाई और वो बॉडी आपकी घूम रही है क्लॉकवाइज, तो देखें जैसे ये क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लॉकवाइज आप जानते हैं जैसे जिस सिमत में क्लॉक चलता है, यानी यहाँ पे 1 होता है, 2, 3, 4। तो अगर आपका क्लॉक ऐसे, आप जानते हैं क्लॉक आपका ऐसी डायरेक्शन में चल रहा होता है, तो ये आपका हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट। और क्लॉकवाइज मूवमेंट में अगर टार्क है तो वो नेगेटिव टार्क है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है आपका, यानी एंटी क्लॉकवाइज आपके पास मोशन हो रही है, तो वहाँ पर जो अप्लाई होने वाला टार्क होगा वो पॉजिटिव टार्क होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा आपने याद रखना है कि अगर क्लॉकवाइज टार्क है तो वो नेगेटिव है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज टार्क है तो वो पॉजिटिव है। इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस ऐसे भी आएंगे, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द मोमेंट आर्म इज नॉट परपेंडिकुलर, कि जहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा और मोमेंट आर्म होगा
वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तब आपको क्या करना होगा। इन केसेस में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं, वी हैव टू फाइंड अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स। हमने यहाँ पर फोर्स का कंपोनेंट निकालना है। कौन सा कंपोनेंट निकालना है? जो परपेंडिकुलर आ जाए किसके? मोमेंट आर्म के। निकालना हमने क्या है जी? उस फोर्स का कंपोनेंट जो कि फोर्स मोमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर नहीं थी, तो हमने फोर्स का कंपोनेंट निकालना है। लेकिन कौन सा कंपोनेंट हमें चाहिए होगा? जो परपेंडिकुलर होगा। जैसा कि यहाँ पर देखें, एक ओपी ये आपका मोमेंट आर्म है और यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है। ये एक फोर्स है जो कि मोमेंट आर्म के साथ 90 का एंगल नहीं बना रही, परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इस मोमेंट आर्म के लाइन को आगे मजीद एक्सटेंड कर दिया और वहाँ पर फोर्स का एंगल निकाला, जो कि कितना एंगल आया? एक अननोन एंगल थीटा। तो हमने इस फोर्स की रेजोल्यूशन कर दी। ये फोर्स के कंपोनेंट्स निकाल लेंगे। दो कंपोनेंट्स होंगे फोर्स के। एक फोर्स का कंपोनेंट ये है जी, इस फोर्स के कंपोनेंट को कहते हैं जी एफ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट आपका फोर्स का ये होगा, इसको कहेंगे एफ कोस थीटा। तो और ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में 90 का एंगल बनाते हैं, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहेंगे। तो फोर्स के हमने दो कंपोनेंट्स बना लिए। एक कंपोनेंट है जी एफ कोस थीटा, जो कि ये नीचे वाला, ये वाला जो कंपोनेंट्स है, तो ये आपका एफ कोस थीटा है। तो इसकी हमें, तो हमने कौन सा कंपोनेंट लेना है? वो कंपोनेंट लेना है जो कि क्या कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि एफ कोस थीटा है ये। तो हमने कौन सा कंपोनेंट लेना है? हमने वो कंपोनेंट लेना है जो मोमेंट आर्म के साथ 90 का जाविया बना रहा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये देखें, ये फोर्स का कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, जो कि मोमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर है। तो हमने पहले आपको कहा था कि हमने फोर्स का वो कंपोनेंट निकालना है जो परपेंडिकुलर होगा किसके साथ? मोमेंट आर्म के साथ। तो वो मोमेंट आर्म क्या था? ओपी, यानी कि एल। एल के साथ कौन सा कंपोनेंट आ गया? एफ साइन थीटा। तो अब हम एफ की जगह पर क्या यूज करेंगे? एफ साइन थीटा। तो टार का क्या फार्मूला था? एफ मल्टीप्लाई बाय एल। तो एफ की जगह पर आ गया उसका कंपोनेंट कौन सा? एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा ही क्यों लिया? क्योंकि यही 90 का एंगल बना रहा है मोमेंट आर्म के साथ। तो आप फार्मूले को आप मल्टीप्लाई करेंगे एफ को एल के साथ, तो आ जाएगा एफ एल, और आगे आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई साइन, और एंगल आपका आ गया थीटा। तो ये कब यूज करना है? जब फोर्स और मोमेंट आर्म आपस में 90 का जाविया ना बना रहे हो, यानी कि परपेंडिकुलर ना हो। तो ये पहला केस था। दूसरा केस में हम क्या कर सकते हैं? पहले हमने फोर्स के कंपोनेंट्स निकाले, अब यहाँ पर हम एल के कंपोनेंट्स निकालेंगे। वी कैन फाइंड आर, हम आर फाइंड कर सकते हैं या करेंगे, जो कि क्या होगा? द कंपोनेंट ऑफ एल, जो एल का कंपोनेंट होगा, और वो किसके साथ परपेंडिकुलर होगा? फोर्स के साथ। तो पीछे हमने बात की थी फोर्स का कंपोनेंट जो एल के साथ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर एल का कंपोनेंट जो कि फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है। तो देखें, यहाँ पर हम फोर्स को पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। ये हमने फोर्स को पीछे की तरफ बढ़ा दिया। तो अब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ इमेजिनरी लाइंस निकालेंगे जो कि इस फोर्स के साथ डिफरेंट जाविया बनाती होंगी। सिर्फ एक ही लाइन ऐसी बनेगी जो कि फोर्स के साथ कितने का जाविया बनाएगी? 90 का। तो ये वो एक ही लाइन ऐसी आएगी जो कि 90 का जाविया बनाएगी, और इसे कहा जाएगा एल का कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? एल साइन थीटा। तो ये एल साइन थीटा फोर्स का कंपोनेंट आएगा। तो टार्क का फार्मूला पीछे हम पढ़ चुके हैं, एफ मल्टीप्लाई बाय एल। तो यहाँ पर हमने फोर्स का कंपोनेंट नहीं बनाया, बल्कि एल का कंपोनेंट बनाया है, जो कि है एल साइन थीटा। तो फार्मूला आपका बन गया एफ मल्टीप्लाई बाय एल, यानी कि एफ एल और साथ में साइन थीटा। तो देखें, हमने इस केस को दो तरह सॉल्व करने की कोशिश की। या तो हम यहाँ पर पिछले की तरह फोर्स के कंपोनेंट बना लें तब, और उसमें से वो कंपोनेंट चूज कर लें जो एल के साथ परपेंडिकुलर हो, या हम एल के कंपोनेंट्स बना लें और एल का वो कंपोनेंट चूज करें जो कि फोर्स के साथ परपेंडिकुलर हो। इन दोनों केसेस से हमें अपना मतलूबा टार्क मिल जाएगा, और वो टार्क कौन सा होगा? एफ एल साइन थीटा। नेक्स्ट है जी कपल। कपल तो वैसे जोड़े को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर फोर्सेज का जोड़ा है। व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेज, जब दो बराबर और ऑपोजिट पैरेलल। तो ये देखें, ये एक ए और ये एक बी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि अगर आप इनको एक्सटेंड करें तो ये देखें ये पैरेलल बनती हैं। तो ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन कौन सी? अनलाइक पैरेलल हैं, यानी कि ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेज है। एक्ट टू डिफरेंट
पॉइंट्स ऑफ द सेम बॉडी, एक ही बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट कर रही हैं फोर्सेस, एक बी पर लग रही है और एक फोर्स ए पर लग रही है। यानी कि जब दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस या ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्ट करती हैं एक ही बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट्स पर, दे फॉर्म अ कपल, तो हम उसे कपल कहते हैं, यानी ये कपल बना देते हैं। जैसे कि स्टीयरिंग पर गौर करें, तो आप अपने स्टीयरिंग को दोनों हाथों से यूज करते हैं, तो स्टीयरिंग पर आप एक हाथ से अगर फर्ज करें आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और एक हाथ से आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो आप स्टीयरिंग पर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एग्जांपल्स हम देखते हैं जी कपल की। ओपनिंग और क्लोजिंग वाटर टैप, जब आप वाटर टैप को ओपन या क्लोज करते हैं तो तभी आप कपल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी आप दो फोर्सेस लगा रहे होते हैं। आप एक अपने हाथ के एक हिस्से से उसको आगे की तरफ या ऊपर की तरफ घुमाने की कोशिश करते हैं और एक हाथ के एक हिस्से से उसको नीचे की तरफ घुमाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप किसी लॉक की को टर्न करते हैं तो आप फिंगर और थंब का यूज करते हैं टर्निंग करने के लिए की को, तो आप थंब से उसको एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और फिंगर से उस दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि आप डिफरेंट पॉइंट पर आप फोर्स लगाते हैं। कहने को तो वो डायरेक्शन उनकी एक ही बनेगी, यानी जब वो घूमेगा तो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, लेकिन आप जो पॉइंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों का डिफरेंट है, तो वो एक कपल प्रोड्यूस करता है। ओपनिंग द लिड ऑफ अ जार, जब आप किसी भी जार का यानी मर्तबान कह लें, डब्बा कह लें, उसके ढक्कन को ओपन करते हैं तब भी आप वहाँ पर कपल अप्लाई कर रहे हैं, यानी वहाँ पर कपल प्रोड्यूस हो रहा है। अप्लाई आप फोर्स कर रहे हैं, उस फोर्स से टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है जो कि टार्क होता है और दो टार्क मिलकर कपल बना देते हैं। टर्निंग स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ मोटर कार, किसी भी कार का जब आप स्टीयरिंग को व्हील को मूव करते हैं तभी आप कपल वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। और डबल आर्म स्पैनर आपने देखा होगा, डबल आर्म स्पैनर ऐसे होता है, तो ये डबल आर्म स्पैनर पर भी आप एक हाथ से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, एक हाथ से नीचे की तरफ, और वो अपने एक्सिस ऑफ यहाँ से वो उसको मूव करता है, रोटेट करता है। तो यहाँ पर इस भी आप कपल प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पर डबल फोर्स लगा रहे हैं, कौन सी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लगा रहे हैं और दोनों डिफरेंट पॉइंट ऑफ बॉडी पर लगा रहे हैं, तो ये कपल प्रोड्यूस करेगी। तो ये था जी